हेलो हेलो। नवनीत से साउंड चेक कर लेना। कैमरा ये उठ नहीं रहा था, मैं कब होया। हेलो हेलो हेलो। अब ठीक है। दिखाई दे। हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत टॉपिक चल रहा है हमारा तत्सम तद्भव देशी और विदेशी। आज बारी है हमारी संकर शब्दों की। हम प्यारे दोस्तों उत्पत्ति व्युत्पत्ति उद्गम और उद्भव के आधार पे शब्द के भेद पढ़ रहे हैं। और इसके बाद में पांचवा नंबर है हमारा संकर शब्द का। पांचवा क्या है जी? संकर। संकर शब्द। संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं। दो अलग अलग भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेलयान, रेल यात्री, रेल सवारी, रेल डिब्बा, रेल नीर। अब इनमें जो ये शब्द हैं हमारे दोनों अलग अलग भाषाओं के हैं। इनमें रेल शब्द हमारा अंग्रेजी का है। यहाँ भी ये रेल शब्द अंग्रेजी का है। इसके साथ यहाँ पे दूसरा जो शब्द आया है, ये गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि गाड़ी के अंदर यहाँ पर जो डे के साथ में जो ये बिंदी आई है, इसको हम उत्क्षेपित या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं, जो हमेशा हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। इसमें यहाँ पर जो यान शब्द है ये किसका है? संस्कृत। तो ये अंग्रेजी और संस्कृत का हो गया। इसके बाद जो यात्री शब्द है ये भी संस्कृत का है। रेल शब्द अंग्रेजी का है और यहाँ पर यात्री जो शब्द है वो संस्कृत का है। सवारी जो शब्द है वो आपका हिंदी का है। सवारी किसका है जी? यहाँ हिंदी का है। इसके बाद में रेल डिब्बा, डिब्बा जो शब्द है ये भी हिंदी का है, रेल अंग्रेजी का है। यहाँ पे नीर जो शब्द है ये भी हिंदी का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन दो को छोड़कर ये अंग्रेजी और संस्कृत से मिलके बने, बाकी सारे अंग्रेजी और हिंदी से मिलके बने। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमने दूसरे शब्द ले लिए, जांचकर्ता। जांचकर्ता, अजायब घर, डाकघर, टिकट घर। अब इसमें यहाँ जांच शब्द हिंदी का है और कर्ता संस्कृत का। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हो गए। अजायब शब्द उर्दू का है और घर शब्द हिंदी का है। यहाँ डाक उर्दू का है और घर शब्द यहाँ हिंदी का है। टिकट शब्द अंग्रेजी का है, टिकट अंग्रेजी का शब्द है और घर यहाँ पर हिंदी का है।
आप कैसे बताओगे? जो आपने अभी तत्सम तद्भव देशी विदेशी की जो कंडीशन पढ़ी है उनके आधार पर। अब तक आपने जो सीखा है उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है। क्या सीखा है आपने? जहां भी ये डे आएगा इसके साथ बिंदु तक सीमित व्यंजन, वो हिंदी का शब्द होगा। क्लियर? यान अपने आप में गाड़ी का ही संस्कृत रूप है। तो यानी कि संस्कृत में हम गाड़ी को यान कहते हैं, हिंदी में गाड़ी कह रहे हैं। जैसे शयन यान सोने का यान है, तो ये यान शब्द प्राचीन है, पुराना है, किसका हो गया? संस्कृत का। यात्री में संयुक्त व्यंजन लगा है, जहां संयुक्त व्यंजन आते हैं वे किसके होते हैं? संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं। यात्री को हिंदी में सवारी कहते हैं, सरल सुगम आसान शब्द है, तो ये हिंदी का हो गया। डिब्बा में यहाँ द्वित व्यंजन लगा है, आधा व्यय और पूरा व्यय, यहाँ द्वित व्यंजन होते हैं वो हिंदी के तद्भव होते हैं। जल शब्द अपने आप में संस्कृत का है, लेकिन नीर हिंदी का है, क्योंकि जल के परिवाची नीर, अंबु, तोय, वारी होते हैं। तो यहाँ पे नीर किसका है? हिंदी का। और इसमें जो पहला शब्द अंग्रेजी का है जो रेल, उसी के साथ दूसरी भाषाओं के शब्द बने। जांच में क्या है? अर्धचंद बिंदु, और जहां अर्धचंद बिंदु आता है वो तद्भव हिंदी के कहलाते हैं। कर्ता में यहाँ तैरने वाला रह आया है, वो संस्कृत के तत्सम कहलाते हैं। अजायब में यहाँ जय के साथ में नुक्ता बिंदु तल है, तो ये नुक्ता बिंदु तल हमें बता रहा है कि ये उर्दू का विदेशी शब्द है। घर शब्द हिंदी का है, क्योंकि संस्कृत में हम ग्रह प्रयोग करते हैं। घर सरल सुगम आसान शब्द है, इसलिए हिंदी का है। डाक व्यवस्था जो लेके आए थे वो मुस्लिम शासन काल की देन है, तो डाक शब्द भी प्यार दोस्तों उर्दू का है। घर शब्द यहाँ हिंदी का है। टिकट को आप अंग्रेजी में टिकट ही लिखोगे, तो जिसको देवनागरी लिपि, रोमन लिपि में, अलग अलग लिपि में लिखने के बावजूद समान उच्चारण जिनका होता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे अंग्रेजी के शब्द। तो टिकट को अंग्रेजी में टिकट लिखोगे, ये अंग्रेजी का हो गया, और घर शब्द क्या हो गया? हिंदी का। तो ये सारे के सारे शब्द क्या थे? आपके दो अलग अलग भाषाओं के शब्द थे, जिसकी वजह से हम इनको क्या कह रहे हैं? संकर शब्द। अगर संकर शब्द की कंडीशन समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहां तक अगर क्लियर है। अब आप गलती क्या करोगे? गलती करोगे आप ये वाली, आपसे पूछा ये जाएगा, जैसे यहां दे दिया शयन यान, ऐसे ही रसोई घर, पोस्ट ऑफिस, विद्यालय, इसमें से पूछ रहा है कि चार ऑप्शंस दे दिए आपको ए बी सी डी के रूप में। ए बी सी डी आपसे पूछ रहा है, इसमें संकर शब्द बताइए कौन सा है। ए बी सी डी के रूप में चार ऑप्शंस आपको दिए, पूछ रहा है कि इसमें से संकर शब्द बताना है आपको, कौन सा संकर शब्द है। संकर शब्द किसे कह रहे हैं? दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को। तो दो अलग अलग भाषा के जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे संकर शब्द। इनमें से बताना है जी। मैं जो हिंदी आपको करा रहा हूं, ठीक है, वो अपने आप में कंप्लीट हिंदी है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दी लगी है, और ध्यान ये रखना है किसी भी सब्जेक्ट को एक बार पढ़ के आप फाइनली उसमें 100% परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, इसलिए आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो जो टॉपिक पे आपको महारत हासिल हो गई है, जिसका आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे जाके वहीं पे आपको क्या करना है? प्ले लिस्ट के आधार पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। जो जैसे मेरा तत्सम तद्भव टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब आपकी बारी है कि तत्सम तद्भव की आप प्रैक्टिस करो। इसके बाद में मैंने देशी विदेशी संकर शब्द आज कंप्लीट कर लिए, तो फिर आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना था कि इनमें से कौन सा संकर शब्द है। तो राइट आंसर क्या है कि यहाँ शयन आपका संस्कृत का शब्द है। क्यों? क्योंकि संस्कृत के तत्सम शब्दों में हम यहाँ पे प्यार दोस्तों ये तालव्य स का प्रयोग करते हैं, तो ये शयन संस्कृत का है। यान भी संस्कृत का, क्योंकि इसको गाड़ी में क्या है? इसको हिंदी में गाड़ी कहते हैं। तो यहाँ ये दोनों के दोनों किसके हैं? ये दोनों के दोनों संस्कृत के हैं।
मैं जो अब तक आपने सीखा है उसी को इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ, उसकी नॉलेज आपको है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे, सर जी हम तो ये पढ़ चुके, आप दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? सर जी ये तो हमें आते हैं, आगे चलो। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर नहीं आता, जब आप उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वहां सारे क्वेश्चन सही नहीं होते, तो फिर आपने सीखा क्या? आपने केवल ऊपर ऊपर से चीजों को देखा है, रटा है। अगर आप तत्सम तद्भव की कंडीशन जानते तो आप इसको भी लॉजिकली बताते कि इसमें तालव्य से का प्रयोग हुआ है, तो ये संस्कृत का है। यान शब्द भी संस्कृत का, क्योंकि इसको हिंदी में गाड़ी कहते हैं। यान अपने आप में प्राचीन शब्द है। रसोई जो शब्द है वो किसका है? हिंदी का शब्द है रसोई। ठीक है जी। घर जो शब्द है ये भी हिंदी का है। तो बहुत सारे बच्चे रसोई घर को संकर शब्द बता रहे हैं, जो कि गलत है। तो ये तो दोनों के दोनों हिंदी के हो गए। संकर में तो कंडीशन क्या है हमारी, कि दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द होंगे। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना। अब पोस्ट शब्द किसका है? पोस्ट शब्द अंग्रेजी का है। तो पोस्ट शब्द अंग्रेजी का क्यों है जी? क्योंकि पोस्ट को POST लिखोगे आप, देवनागरी की लिपि में जो पोस्ट लिखा है इसको रोमन लिपि में पोस्ट ही लिखोगे। तो जिसको अलग अलग लिपि में लिखने के बावजूद समान उच्चारण जिसका हो वो अंग्रेजी का होता है। ऑफिस को आप ऑफिस लिखोगे, ऑफिस पे केवल क्या है? अर्धचंद है। जहां अर्धचंद आता है वो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, इसलिए दोनों के दोनों अंग्रेजी के। यहाँ विद्या शब्द संस्कृत का है। विद्या शब्द किसका? संस्कृत का। क्यों? क्योंकि इसमें संयुक्त व्यंजन आया है। जब दो व्यंजन एक साथ आएंगे तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इसमें दो व्यंजन है, एक द और दूसरा ये है। जब भी दो व्यंजन एक साथ आए, चाहे वो दोनों एक जैसे हो या अलग अलग, तो वो संस्कृत के शब्द तत्सम बनेंगे। इसके बाद में यहाँ आल्य कहते हैं घर को, तो विद्या और आल्य से मिलके बना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आल्य भी आपका क्या है? संस्कृत का है। तो संकर शब्द तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं, इनमें यहाँ पे एक ही भाषा के शब्द है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संकर शब्द नहीं है, बल्कि ये यौगिक शब्द है। ये कौन से शब्द हैं? ये यौगिक शब्द हैं। तो यहाँ पे यौगिक और संकर में अंतर क्या है? यौगिक में एक शब्द के साथ में कोई दूसरा शब्द आएगा तब तो वो यौगिक बनेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये यौगिक है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक NaCl, ठीक है, ये भी यौगिक है। ऐसे ही जब हम दो शब्दों का आपस में योग करेंगे, तो योगी जब दो सेंटेंसों का योग करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है। तो संयुक्त में और यौगिक में यही अंतर है, ठीक है, कि यौगिक में क्या होंगे? हमेशा दो अलग अलग चीज आपस में मिलेगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये इनमें से कोई भी संकर शब्द नहीं है, क्योंकि संकर में दो अलग अलग भाषाओं का होना जरूरी है। इसमें क्या है जी? दो अलग अलग भाषाओं का होना जरूरी है। तो आपको ये अच्छी तरह पता है मिश्रण, यौगिक और संयुक्त में अंतर क्या है। मिश्रण में आपस में दो अलग अलग चीज एक हो जाती है, ठीक है, एक नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे शरबत है, ठीक है, रुआवजा है, पानी के साथ में कुछ भी डालेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है। यौगिक में क्या होता है? यौगिक में दो एक जैसी चीज आपस में एक साथ संयुक्त होती है। संयुक्त में क्या होगी? दोनों चीजें अलग अलग होगी। क्लियर? लेकिन वे दोनों यौगिक में एक ही भाषा के रहेंगे। तो इनमें से कोई भी संकर शब्द नहीं था। संकर और यौगिक में आप अंतर समझ गए। संकर में दो अलग अलग भाषाओं के शब्द, और यौगिक में आपको ध्यान रखना है एक ही भाषा के रहेंगे। ठीक है। इसके बाद में हमारा दूसरा है शब्द का भेद। एक हमारा कंप्लीट हो गया, और दूसरा शब्द का भेद है हमारा रचना, बनावट। रचना बनावट, रचना बनावट, संरचना, संरचना, आकृति के। रचना बनावट संरचना आकृति के, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर शब्द के भेद। रचना बनावट संरचना आकृति के आधार पर शब्द के भेद। और ये शब्द के भेद कितने होंगे? ये शब्द के भेद होते हैं हमारे तीन। इनमें से रचना बनावट संरचना आकृति के आधार पर शब्द के भेद, इनमें से एक भेद होगा हमारा रूढ़ शब्द।
एक भेद क्या है जी हमारा, रूढ़ शब्द है। दूसरा भेद हमारा यौगिक है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा भेद है हमारा योग रूढ़। तीसरा भेद क्या है हमारा, योग रूढ़ शब्द है। तीसरा भेद क्या है हमारा, योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द, तो ये आपको ध्यान रखना है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो परंपरा से आए, जिनके टुकड़े करने पर, जिनके टुकड़े करने पर, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, वो रूढ़ है। यौगिक कौन से होते हैं, यौगिक शब्द उपसर्ग व प्रत्यय से बने शब्द, संधि वाले शब्द, संधि वाले, संधि वाले शब्द, जिनमें संधि होती है, जिनमें संधि होती है वो भी। तीसरे संकर शब्द, संकर शब्द। इसके बाद योग रूढ़, ये बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूं आप। योग रूढ़ क्या है जी, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण आपके किसके होंगे, योग रूढ़। तो रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, 3 भेद है। रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। क्लियर। तो पहले एक बार, जरूरी नहीं है कि वो आपसे तत्सम तद्भव देशी विदेशी पूछे, इनको भी पूछ सकता है। यानी कि हम जब किसी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, पढ़ते हैं या फिर सेंटेंस को लिखते हैं या बोलते हैं, तो उस सेंटेंस में कुछ शब्द तत्सम है, तो कुछ तद्भव, कुछ देशी है, तो कुछ विदेशी है, तो कुछ संकर शब्द है। अगर वे तत्सम तद्भव देशी विदेशी के रूप में हम नहीं मानते, तो फिर उनमें से कुछ रूढ़ है, तो कुछ यौगिक है, और कुछ उसमें योग रूढ़ शब्द का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद पहला भेद, रूढ़ शब्द। तो पहला भेद जो रूढ़ शब्द हैं, जो शब्द, जो शब्द, जो शब्द परंपरा, जो शब्द परंपरा से, परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचे, वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर, जिन शब्दों के टुकड़े करने, जिन शब्दों के टुकड़े अर्थात, टुकड़े अर्थात, जिन शब्दों के टुकड़े अर्थात खंड, खंड करने पर, टुकड़े अर्थात खंड करने पर कोई अर्थ, टुकड़े अर्थात खंड करने पर, टुकड़े अर्थात खंड करने पर कोई अर्थ, कोई अर्थ ना हो, जिन शब्दों के टुकड़े अर्थात खंड करने पर कोई अर्थ ना हो, वो भी क्या कहलाते हैं हमारे, रूढ़ शब्द। तीसरे
जो शब्द पहले किसी दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होते थे, परंतु वर्तमान में अन्य अर्थ अलग अर्थ के लिए रूढ़ हो गए। वो भी क्या कहलाते हैं? हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इन तीनों कंडीशनों को देखो जी। हमने यहाँ पहली कंडीशन के एग्जाम्पल लिए, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, या वस्त्र ले लो आप। इसके बाद हमने दूसरी कंडीशन के एग्जाम्पल लिए, सेना, अक्सा, भीड़, पानी, गाड़ी, औरत, आदमी, एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जब भी हम इनके किसी के भी टुकड़े करेंगे तो कोई मीनिंग नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे इसका टुकड़ा किया है, से और ना, कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे टुकड़े किए, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, और यहाँ पर इसका भी कोई मीनिंग नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। इसके बाद यहाँ इनके भी टुकड़े करोगे तो कोई अर्थ नहीं है। तो यानी कि जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई मीनिंग ना हो वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे इनको भी अलग अलग कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई मीनिंग नहीं है, इसमें भी कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे भी इसमें कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तो बिल्ली, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, वस्त्र, सेना, कक्षा, भीड़, पानी, गाड़ी, ये सब क्या है जी? आपकी औरत, आदमी, सब रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द दो वजह से हैं। एक तो ये है कि जो शब्द परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचे। अब जो म्याऊ म्याऊ की आवाज निकाल रहा था जानवर, उसको हमारे दादा भी बिल्ली कह रहे थे, हमारे फादर भी, हम भी बिल्ली कह रहे हैं, और हमारी आने वाली जनरेशन भी बिल्ली कहें। जो भों भों की आवाज कर रहे हैं उसको कुत्ता कह रहे हैं। आप कुत्ता को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता नहीं कह सकते, क्योंकि बिल्ली पर्टिकुलर उस जानवर के लिए जो म्याऊ म्याऊ की आवाज करते हैं वो रूढ़ हो चुका है। कुत्ता उस जानवर के लिए जो भों भों की आवाज करते हैं रूढ़ हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पे हाथी को आप घोड़ा, घोड़े को हाथी नहीं कह सकते, खच्चर नहीं कह सकते। तो घोड़ा शब्द अपने आप में गधा और खच्चर से अलग है। तो खच्चर, घोड़ा और ये अपने आप में रूढ़ हो गया।
पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी के लिए जो शब्द हम पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करके हमारे पास पूछे, जो शब्द हस्तांतरित हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो सारे के सारे शब्द हमारे रूढ़ कहलाए। ऐसे ही जब हम गाय कह रहे हैं तो इसका मतलब आप भैंस नहीं समझते हो। तो गाय और भैंस जब कह रहे हैं तो आप दो अलग अलग पशुओं का ज्ञान आपको हो रहा है। इसी वजह से गाय शब्द पर्टिकुलर उस जानवर के लिए जिसको पूजा भी जाता है, जो भारत में राष्ट्रमाता के रूप में भी माना गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही बैल है, आप टुकड़े करेंगे तो मीनिंग नहीं है, लेकिन बैल कहते ही आप सांड नहीं समझते हो या आप कोई दूसरा जानवर नहीं समझते हो, केवल बहुत सारे पशुओं में से आपको बैल का ज्ञान होता है। तो इसी वजह से बैल शब्द पर्टिकुलर किसी एक जीव एक जानवर के लिए आपका रूढ़ हो गया। ऐसे ही वस्त्र कहते ही आप केवल कपड़ा वस्त्र समझ रहे हो, कोई दूसरा चीज नहीं समझ रहे हो, साड़ी नहीं समझ रहे हो, शर्ट नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे शब्द एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुए, हस्तांतरित हुए, इसलिए ये पहले वाली कंडीशन इनके ऊपर अप्लाई हुई। दूसरी कंडीशन क्या है, जिन शब्दों के टुकड़े अर्थात खंड करने पर कोई अर्थ ना हो, ये दूसरी कंडीशन सब पे अप्लाई होगी। ठीक है, इस तीसरी कंडीशन को छोड़ के इसके एग्जाम्पल पे, तो ये दूसरी जो कंडीशन है ये पहले पे भी अप्लाई होगी, दूसरे पे भी होगी। सेना भी व्यक्तियों का समूह है, कक्षा भी है, भीड़ भी है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना। सीमा जी आप पहले हिंदी सीख लो, उसके बाद संस्कृत सिखा देंगे, वो मेरा काम है, उसकी टेंशन प्लीज आप ना लें। मुझे भी पता है कि आपको परीक्षा पास करनी है, फाइनली सरकारी नौकरी लेनी है, और मैं भी उसी पर्पज से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले जब हिंदी का ज्ञान हो जाएगा, हिंदी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो फिर एक भाषा का दूसरी भाषा में, क्योंकि आपको तो अच्छी तरह पता है कि भाषा कभी अवरोध उत्पन्न नहीं करती बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट करती है। तो जब आपकी मातृभाषा में पकड़ अच्छी होगी तो स्वाभाविक बात है दूसरी भाषा में आप आराम से चीज़ों को सीख पाओगे। और जब यहीं पे बहुत सारे डाउट हो जाएंगे तो वो अपने आप में जो भाषा है उसमें भी आपको दिक्कत होगी। जो चीज़ चल रही है उस पर फोकस करो। बाकी मैंने बार बार कहा पेशेंस रखो। आपकी परीक्षा से पहले, परीक्षा से बहुत पहले, पहले नहीं परीक्षा से बहुत पहले आपका कोर्स भी पूरा होगा। आपके पास तमाम PDF क्लास नोट्स, प्रिंट्स नोट्स भी सारे के सारे आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, टाइमली। बस आपको जितना पढ़ाया जाए उतना आप कवर कर लो। आप में से शायद ही 1% स्टूडेंट होंगे जितने टॉपिक मैंने अभी कंप्लीट कर लिए हैं, वर्णमाला है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ठीक है, उनकी आप में शायद ही किसी ने प्रैक्टिस की हो। स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि पहले आप किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को डिटेल से पढ़ो, उसमें बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और जैसे वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आप उस टॉपिक के कहीं भी, जो भी आपके पास किताब है, दूसरे यूट्यूब चैनल है, दूसरा कोई भी टीचर है जो वो क्वेश्चन करा रहा है, देखो कि मेरे पढ़ाने के बाद वे क्वेश्चन सारे आप बना भी पा रहे हो कि नहीं। दूसरा काम आपका वो है जिसपे आपका 1% भी फोकस नहीं है। दिक्कत यह है कि हर बच्चा चाह रहा है कि एक ही दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में सब कुछ पढ़ जाओ। ऐसे तो आप पहले भी पढ़ चुके, ऐसे थोड़े ये हिंदी आप पहली बार पढ़ रहे हो। आज से पहले भी हिंदी 10 बार आपने पढ़ी है, लेकिन फिर भी आपको बैच खरीदना पड़ा। उसका रीजन ये था कि आपने कभी भी तरीके से, और जो सीक्वेंस में चीजें चलनी चाहिए उस तरीके से आपने नहीं पढ़ा है। और यही रीजन है कि एक ही सब्जेक्ट को आपको 3-3 साल पढ़ना पड़ रहा है, और अब की बार फिर वही गलती कर रहे हो। तो अब की बार सारी चीज मेरे ऊपर छोड़ दो, आप केवल रिलैक्स होके जो पढ़ा रहे हैं उससे अपने आप को फ्री होने की आदत डालो। उसके बाद सारा काम मेरा है, मैं टाइमली आपको सारी चीजें करके दूंगा। अपने दिमाग से आप आज से पहले खूब तैयारी कर चुके हो, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो आपको चाहिए था। अब की बार आप मेरे दिमाग से चल लो, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, एक लंबा इसी फील्ड का एक्सपीरियंस है जिसमें आप जाना चाहते हो। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाए, वर्णमाला है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, तत्सम है, तद्भव है, देशी विदेशी है, ये सारे टॉपिक है, संकर शब्द आज हुए, ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। अब आपसे मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि आप हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे जाइए अगर आपके पास कुछ नहीं है। बाकी तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप दूसरे टीचर से पढ़िए, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि मैंने आपको क्या सिखाया, कि पहले क्वेश्चन नहीं बन रहे थे अब बना पा रहे हो कि नहीं है। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आप हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे टॉपिक वाइज कोई भी एक सीरीज लीजिए जिसमें मैंने इन तमाम टॉपिक के क्वेश्चन कराए, किसी में 100 किसी में 60 क्वेश्चन, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ साथ मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूँ 2 जगह, एक हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे मॉर्निंग में 7 बजे, और एक 10 बजे में कैरेवल स्टेट एग्जाम पे करा रहा हूँ।
तो कैरेबिल स्टेट एग्जाम पे आज का टॉपिक पढ़ते हैं, कल मैंने ऑब्जर्व करा, उससे पहले संधि और वर्णमाला है, और वो आप लोगों के लिए कराया टॉपिक वाइज, अदरवाइज मैं मिक्स क्वेश्चन की करा रहा था। तो मैं यूट्यूब पे आपको साथ के साथ प्रैक्टिस कराता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कराता हूँ, वो भी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में। और जो भी यहाँ पढ़ाता हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है कि यहाँ सेना व्यक्तियों का समूह है, कक्षा व्यक्तियों का समूह है, भीड़ व्यक्तियों का समूह है। लेकिन जब हम सेना कह रहे हैं तो आप कक्षा और भीड़ नहीं समझते, जब मैं कक्षा कह रहा हूं तो आप भीड़ और सेना नहीं समझते। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेना, कक्षा और भीड़ शब्द पर्टिकुलर अलग अलग चीजों के लिए रूढ़ हो चुका है। तो रूढ़ का मतलब वही है जो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए फिक्स हो गया, जिसको आप फिक्स कह रहे हैं वही हम हिंदी में उसके लिए रूढ़ का प्रयोग करते हैं। अर्थात कोई अपनी सोच नहीं बदल सकता, वो आदमी फिक्स हो गया, अपन अपने नेचर को नहीं बदलेगा। उसको बीड़ी पीने की आदत है, सिगरेट पीने की, गुटखा केनी दारू पीने की है, तो वो उसके लिए लत हो गई वो। तो वही शब्द है, जब सेना कह रहे हैं तो व्यक्तियों के उस समूह का हम यहाँ पे आपको ज्ञान करा रहे हैं, जो बॉर्डर पे हमारी हिफाजत करता है, जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करता है। कक्षा जहाँ पढ़ने पढ़ाने का काम है, भीड़ जो किसी एक उद्देश्य प्रयोजन के लिए इकट्ठा हुई है, पानी जो प्यास बुझाने का काम करता है। अब जो आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो वो भी तो पानी है, लेकिन आप दुकान पे जाके ये कभी नहीं कहते कि मुझे कोका कोला का पानी दे दो, पेप्सी का पानी दे दो, ड्यू का पानी दे दो, है वो भी पानी। लेकिन पानी शब्द हमने तमाम लिक्विड में से एक अलग लिक्विड जो प्यास बुझाने का काम करता है उसके लिए प्रयोग किया। जब हम दूध कह रहे हैं तो आप पानी नहीं समझते, जब पानी कह रहे हैं तो आप दूध नहीं समझते। इसका कारण ये है कि पानी शब्द पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए रूढ़ हो गया है। गाड़ी कहते हैं, आप कार, स्कूटर, स्कूटी, बाइक नहीं समझते हो, ना ट्रक समझते हो, ना बस समझते हो। ऐसे ही औरत कहने से आप आदमी नहीं समझ रहे हो, आदमी कहने से औरत नहीं समझ रहे हो। तो औरत भी अपने आप में और आदमी भी पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए रूढ़ हो चुके हैं, इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये हो गई जी आपकी दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन है आपकी ये वाली, कुसार। तो कुसार किसे कहते हैं? घास को लाने वाले। घास के आगे वाले, आगे वाले भाग को काट कर लाने वाला। आज कुसार किसके लिए आया? तीक्ष्ण बुद्धि। पहले कुसार किसके लिए था? घास के आगे वाले भाग को काट कर लाने वाला। आज कुसार्ग क्या है? तीक्ष्ण बुद्धि। ये जो है वो क्या क्या लाएगा आपका? तीक्ष्ण बुद्धि आपका कुसार्ग क्या लाएगा? क्लियर? ऐसे ही चिरंजीवी। दीर्घ आयु जानवर है चिरंजीवी। दीर्घ आयु जानवर क्या है? दीर्घ आयु जानवर चिरंजीवी है। अब चिरंजीवी क्या है? दूल्हे का विशेषण। दूल्हे का, दूल्हे का विशेषण। इसके बाद वर। वर का पहले अर्थ होता था श्रेष्ठ। आज वर का अर्थ क्या है? आज वर का अर्थ है दूल्हा। तो ये कुसार्ग, चिरंजीवी और वर भी एक रूढ़ शब्द है आप, ठीक है। तो कुश कह रहे हैं घास को। कुश किसे कह रहे हैं? घास को कहते हैं। तिनके को कहते हैं लव और कुश, भगवान श्री राम के दो पुत्र थे, ठीक है जी। तो जो वाल्मीकि जी ने उनका नाम रखा था वो इसी घास की वजह से रखा था। तो कुश क्या था? बड़ा भाई। लव छोटा था जी।
तो घास के ऊपर का वाला भाग जो है वो कुश है। अग्र कहते हैं आगे। तो पहले जो घर बनते थे, झोपड़ियां होती थी, वो सरकंडे पे जो दाबियां आती हैं, पत्तियां आती थी, उसके ऊपर वाले भाग को जो काट के लेके आता था उसको कुसार्ग कहा जाता था। वो बड़ी पैनी होती थी, तीखी होती थी, थोड़ा सा टच किया तो वो काट देती थी, चीर देती थी हाथ को। तो बड़ी चतुराई से, कुशलता से उसको काटा जाता था। तो उसी से छान छप्पर झोपड़ियां बनती थी। ईंट वगैरह तो बाद में स्टार्ट हुई, ईंट के भट्टों पे। तो उससे पहले घास फूस के घर हुआ करते थे, जो बड़ी ही चतुराई से उस घास को, अर्थात उस घास को, सरकंडे वाली दाभी को जो काट के ले आता था, उसको कुसार्ग कहा जाता था। लेकिन आज जो कुसार्ग शब्द है वो तीक्ष्ण बुद्धि के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ तीसरी कंडीशन लिखी है। जो शब्द पहले किसी दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होते थे परंतु वर्तमान में अलग अर्थ में रूढ़ हो गए, वो क्या कहलाते हैं? वो भी प्यारे दोस्तों आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। चिरंजीवी पहले कहते थे दीर्घायु जानवर, जैसे डायनासोर है, तो सबसे ज्यादा आयु डायनासोर की होती थी जीवों में। चिर मतलब लंबा हो गया, जीव मतलब जीवन, तो जिसका लंबा जीवन है वो दीर्घायु जानवर था। लेकिन आज चिरंजीवी हम दूल्हे के विशेषण का प्रयोग करते हैं। किस पर? मान के चलो अमित की, राहुल की, या किसी जो है सुनील की शादी है, तो हम क्या करते हैं? चिरंजीवी सुनील, चिरंजीवी अमित, चिरंजीवी राहुल, इस तरह से प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा शादी का जो निमंत्रण पत्र होता है उसमें कई बार इस चिरंजीवी के स्थान पर ये लिखा होता है, ये बात। और लड़कियों के आगे क्या लिखा होता है? आयु लिखा होता है, ऐसे आयु। और यहाँ पे हम लांघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस आयु का मतलब आयुष्मति, जो लंबी आयु को प्राप्त करे। आयु का मतलब क्या था? आयुष्मति। और इस ची का अर्थ क्या था? चिरंजीवी। तो इसका मतलब क्या है? दूल्हे का विशेषण के रूप में हम प्रयोग कर रहे थे कि वह दूल्हा लंबी आयु को प्राप्त करे, इसलिए उसके आगे हम चिरंजीवी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पहले चिरंजीवी दीर्घायु जानवर था और आज चिरंजीवी क्या हो गया? दूल्हे का विशेषण। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ दूल्हा दीर्घायु जानवर है, यहाँ इसका मतलब ये है चिरंजीवी जो हम लिखते हैं दूल्हे के विशेषण के रूप में, ठीक है, जो लंबी आयु को प्राप्त हो। पहले वर का अर्थ श्रेष्ठ है, तो वरमाला जो होती थी वो श्रेष्ठ के लिए होती थी, वरमाला शब्द हम प्रयोग करते थे। तो वर का अर्थ श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ के लिए जो माला है। पहले जब रानियों की शादी होती थी या किसी की, तो 10-12 राजा को निमंत्रण दिया जाता था राज दरबार में। तो राजा राज दरबार में लाइन लगा के बैठ जाते थे। उसके बाद रानी आती थी तो उसमें 10-12 में से किसी एक का, श्रेष्ठ का चयन कर लेती थी, क्योंकि वरमाला का मतलब था जो श्रेष्ठ के लिए माला है। वो बाद में पता चलता था कि कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है, लेकिन पहले जो 10-12 बैठे हुए हैं किसी उसमें से एक का वो चयन करती थी, ये सोच के कि ये बाकियों में श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो आज वर किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? दूल्हे के लिए। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर क्या है? आज के टाइम में दूल्हा है। पहले वर किस रूप में प्रयोग हो रहा था? श्रेष्ठ के रूप में। पहले कुसार का प्रयोग घास के ऊपर वाले, आगे वाले भाग को काटने के लिए करते थे, आज कुसार का प्रयोग तीक्ष्ण बुद्धि के लिए करते हैं। पहले चिरंजीवी दीर्घायु जानवर के लिए होता था, आज चिरंजीवी दूल्हे के विशेषण के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाया जी? ये कहलाया आपके रूढ़ शब्द। अगर ये तीनों कंडीशन आपको क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जो शब्द परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचे हो, जिन शब्दों के टुकड़े खंड करने पर कोई अर्थ ना हो, जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहे थे और आज एक अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं यौगिक शब्द की। दूसरे जो हमारे शब्द हैं वो कौन से हैं? दूसरे शब्द है हमारे यौगिक शब्द। दूसरे शब्द क्या है जी? हमारे यौगिक शब्द है। तो यौगिक कौन से शब्द रहेंगे जी हमारे? उपसर्ग से बने शब्द। उपसर्ग किसे कह रहे हैं? शब्दांश। उपसर्ग से बने शब्द। अब जैसे उपसर्ग से बने शब्द क्या है? जैसे हमने यहाँ प्रतिवर्ष ले लिया, ठीक है जी, ऐसे ही आजन्म ले लिया, पर्यावरण ले लिया, तो इन सब में उपसर्ग लगे हुए हैं, तो ये यौगिक कहलाए। दूसरा जो है जी प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? ये भी शब्दांश है, किसी शब्द में लगाए जाते हैं अंत में। प्रत्यय से
बने शब्द, ये भी क्या कहलाएंगे आपके, जैसे बुढ़ापा, बचपन, सुनारिन, ठीक है जी, और मिठास, ये सब क्या कहलाए आपके। इसके बाद तीसरा उपसर्ग प्रत्यय से बने शब्द, संधि वाले सभी शब्द, सभी शब्द क्या है जी आपके, जिनमें संधि होती है। तो संधि किसमें है जी, जैसे हमने यहाँ प्रयोग कर लिया भावार्थ, इसमें भी दो शब्द आगे यौगिक होंगे, भाव और अर्थ का। ऐसे ही फिर हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया रविंद्र, यहाँ पे प्रयोग कर लिया प्रत्यक्ष, प्रति और अक्ष, यहाँ प्रयोग किया स्वागत, यहाँ प्रयोग किया रमेश, इन सब में संधि है। इस वजह से ये भी क्या कहलाएंगे, ये रमा और ईश से मिलके बना है, ये सु और आगत से, ये प्रति और अक्ष से, रवि और इंद्र से, भाव और अर्थ से योग हुआ है दो अलग अलग शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के बीच में। इसके बाद में यहाँ फोर्थ संकर शब्द, सभी संकर शब्द, सभी संकर शब्द भी क्या है, यौगिक है। क्यों, क्योंकि इसमें दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों का हम प्रयोग करते, जैसे जांच करता, डाकघर, टिकट घर, रेलगाड़ी, ये सब क्या है, ये भी यौगिक है, सभी संकर शब्द। पांचवा और लास्ट कंडीशन, बहुव्रीहि समास को छोड़ के समास के सभी उदाहरण, समास के सभी उदाहरण पोस्ट में बहुव्रीहि समास को छोड़कर, समास के सभी उदाहरण, समास के सभी उदाहरण बहुव्रीहि, समास के सभी उदाहरण बहुव्रीहि समास को छोड़कर, समास के सभी उदाहरण बहुव्रीहि समास को छोड़कर, जैसे अव्ययी भाव समास ले लिया हमने, प्रतिदिन, निर्धन, ये अव्ययी भाव समास है। इसके बाद में द्वंद्व समास ले लिया हमने, पितरो, माता और पिता को क्या कहते हैं, पितरो। ऐसे ही हमने द्विगु समास ले लिया, पंचवटी, कर्मधारीय समास ले लिया हमने, यहाँ पे नील कमल, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे क्या है, समास के उदाहरण, लेकिन बहुव्रीहि समास को छोड़ के। अब कोई भी आ जाए, द्विगु है, कर्मधारी है, तत्पुरुष है, जैसे राजपुत्र ले लिया आपने, यहाँ पे राजपुत्र किसका उदाहरण है, आपका तत्पुरुष समास का, ठीक है जी। ऐसे ही चंद्रमुख किसका उदाहरण है, आपका कर्मधारी का। ऐसे ही देहलता किसका उदाहरण है, कर्मधारी का। ऐसे ही सुख और दुख किसका उदाहरण है, सुख और दुख, दिन और रात, द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुव्रीहि में तो वो रूढ़ हो जाएंगे दोनों के लिए। तो ये सारी कंडीशन क्या है, उपसर्ग से बने शब्द यौगिक है, प्रत्यय से बने शब्द यौगिक है, जो संधि जिनमें है वो यौगिक है, सारे संकर शब्द यौगिक है। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग शब्दों का इसमें योग हुआ है। तो इसमें दो अलग अलग शब्दों का क्या हुआ है, योग हुआ है। ऐसे भाव और अर्थ है, रवि और इंद्र है, तो ये सब क्या कहलाए, आपके यौगिक कहलाए।
इसके बाद तीसरा जो भेद है हमारा वो क्या है? तीसरा भेद है योग रूढ़। तीसरा भेद है हमारा योग रूढ़। तीसरा भेद है योग रूढ़ शब्द का। तो योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? जहाँ पहले दो शब्दों का योग होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे जहाँ पहले जहाँ पहले दो जहाँ पहले जहाँ पहले दो शब्दों का योग हो, जहाँ पहले दो शब्दों का योग हो, फिर वे दोनों शब्द दोनों फिर वे दोनों शब्द वे दोनों शब्द किसी वे दोनों शब्द किसी तीसरे के लिए किसी तीसरे के लिए किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाए, किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाए, वो क्या कहते थे? योग रूढ़। ठीक है, वो कहलाते थे हमारे योग। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण। बहुव्रीहि समास के बहुव्रीहि समास के बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण किसके हो गए? योग रूढ़ के। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के होते हैं। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण किसके होते हैं? योग रूढ़ के। जैसे जैसे 10 और आनन 10 और आनन इन दोनों का क्या हुआ? 10 और आनन इन दोनों का पहले योग हुआ, और ये रूढ़ किसके लिए हो गए? रावण के लिए। इसी वजह से इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया योग रूढ़। पहले दो शब्दों का योग, फिर ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे रावण के लिए रूढ़ हो गए, तो ये क्या कहलाया? योग रूढ़। योग और रूढ़ क्या कहलाए? योग रूढ़। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सारे के सारे योग रूढ़ के उदाहरण होंगे। हम एक पंथ चार काज करेंगे अभी। एक पंथ चार काज ये है हमारा, जैसे नीलकंठ, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, बागांबर, बागांबर, नीलकंठ, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, बागांबर, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, महाकाल, महादेव। ये सारे के सारे हमारे भगवान शिव के पर्यवाची भी हैं।
ये सारे के सारे क्या है जी, भगवान शिव के पर्यायवाची। ये सारे के सारे बहुवीरी समास के भी उदाहरण है। एक पंथ चार काज समझो क्या है। ये सारे के सारे आपके योग रूढ़ के भी उदाहरण है, क्योंकि इनमें दो शब्द को पहले योग हुआ, नील और कंठ का योग हुआ, और फिर रूढ़ हो गए भगवान शिव के लिए। तो योग रूढ़ में यही होता है, जहाँ पहले दो शब्दों का योग हो, फिर वे दोनों शब्द किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाए। बहुवीरी समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के हैं। तो ये बहुवीरी समास के भी उदाहरण हैं, योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं, और ये भगवान शिव के पर्यायवाची भी हैं। और इसके साथ साथ आपको चौथा पॉइंट ये ध्यान रखना है, ये शाब्दिक अर्थ में भी पूछे जाते हैं। तो एक पंथ दो नहीं, एक पंथ चार काज करना है। इसके बाद में यहाँ पे देखो जी, ये क्या है जी, गजानन है, गजोदर, लंबोदर, एक दंत, मुस्सक वाहन, मुस्सक वाहन, मुस्सक वाहन, श्रीदेव, मुस्सक वाहन श्रीदेव, पार्वती नंदन, पार्वती सुत। ये सारे के सारे क्या है जी, ये सारे के सारे गणेश के पर्यायवाची। यहाँ पे पहले दो शब्दों का योग हुआ, गज का और आनंद का, और फिर वो रूढ़ हो गए गणेश के। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले गज और आनंद, आनंद मतलब मुख होता है, गज और उदर, उदर पेट कहते हैं, हाथी के समान पेट है जिसका, हाथी के समान आनंद मुख है जिसका, लंबा पेट है जिसका लंबोदर है, एक दांत वाला एक दंत है, मुस्सक वाहन चूहा जिसका वाहन है, श्रीदेव जो देवताओं में सबसे पहले पूजा जाता है, पार्वती नंदन पार्वती का पुत्र, पार्वती सूत्र पार्वती का बेटा। तो ये सारे के सारे योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं, ये बहुवीरी समाज के भी उदाहरण हैं, और ये गणेश के भी पर्यायवाची हैं। तो यानी कि जितने भी बहुवीरी समाज के उदाहरण हैं वो सारे के सारे हमारे योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया पंकज, वारिज, नीरज, अंबुज, प्योज और जलज। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची भी है, योग रूढ़ के भी उदाहरण है, और बहुवीरी समास के भी उदाहरण है। ऐसे ही हमने यहाँ पे ले लिया वारिद, नीरद, अंबुद, अंबुद, प्योद, प्योद, जलद। ये सारे के सारे हमारे बादल के पर्यायवाची, बहुवीरी समास के उदाहरण और योग रूढ़ के उदाहरण। ऐसे ही हमने यहाँ पे ले लिया वारिधि, नीरधि, वारिधि, नीरधि, अंबुधि, प्योधि, जलधि। ये सारे के सारे क्या है जी, ये सागर अर्थात समुद्र के पर्यायवाची। तो यहाँ पे वारी और धी दो का योग हुआ, तीसरे के लिए रूढ़ हुए। यहाँ पे वारी पानी दे देने वाला, दो कर योग हुआ, तीसरे के लिए बादल के लिए रूढ़ हुए। ये सारे के सारे बहुवीरी समास के उदाहरण है, रूढ़ के उदाहरण है, और सागर अर्थात समुद्र के पर्यायवाची है। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना, इनमें जो मैंने पहला शब्द लिया है
जैसे वारी है, नीर है, अंबु है, पेय है, जल है, इन सब का अर्थ पानी होता है। और यहाँ जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो जो पानी में जन्म लिया है वो कमल है, जन्म लेने वाला। ऐसे ही यहाँ पे ये जो है सारे के सारे पानी के पर्यायवाची है। ये क्या है जी, ये जल, पेय, अंबु, नीर, वारी, ये पानी के पर्यायवाची है। और दय का अर्थ होता है देने वाला। तो पानी को देने वाला कौन है? बादल। ऐसे यहाँ पे ये सब क्या है? पानी के पर्यायवाची है, जल, पेय, अंबु, नीर और वारी। और धी का अर्थ होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। तो जो पानी को धारण करता है वो सागर अर्थात समुद्र है। तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में पानी के पर्यायवाची प्रयोग किए। और धी का अर्थ होता है धारण करने वाला, दय का अर्थ होता है देने वाला, जल, पेय, अंबु और नीर, इन सब का अर्थ पानी होता है। और दय क्या है? यहाँ देने वाला। इसमें ये संस्कृत की क्रिया है जय, जिसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। इसमें ये संस्कृत की क्रिया जिसका हिंदी में अर्थ है देने वाला। इसमें संस्कृत की क्रिया है धातु है धी, जिसका अर्थ होता है धारण करने वाला। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची भी है, योग रूढ़ के उदाहरण भी है। और साथ के साथ यार दोस्तों आपके बहुव्रीहि समास के भी ये उदाहरण हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है वो सारे के सारे आपके योग रूढ़ के भी उदाहरण होंगे। चाहे फिर आप इनमें से प्रयोग इनका करो, जैसे वीणा पाणी, चक्र पाणी, स्थूल पाणी, गदा पाणी। तो यहाँ पे वीणा पाणी कौन है? सरस्वती। चक्र पाणी विष्णु भगवान श्री कृष्ण। स्थूल पाणी भगवान शिव। गदा पाणी हनुमान या भीम। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपका चक्रधर, हलधर, गदाधर और गंगाधर। ये क्या है जी? चक्रधर हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के लिए। हलधर बलराम और किसान के लिए। गदाधर भीम और हनुमान के लिए। गंगाधर भगवान शिव के लिए। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी हैं, योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं, और ये इन सब के पर्यायवाची भी है। तो इनके शाब्दिक अर्थ भी है। तो एक पंथ चार काज है। तो कैसे? यहाँ वीणा और पाणी दोनों शब्द मिलके सरस्वती को बता रहे हैं। चक्र और धर दोनों मिलके भगवान श्री कृष्ण या फिर विष्णु, विष्णु के ही अवतार भगवान श्री कृष्ण थे। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। तो ये सब हमारे थे रूढ़ यौगिक योग रूढ़। इसके बाद में यार दोस्तों हमारे शब्द के दो भेद कंप्लीट हो गए। और वे शब्द के दो भेद कौन से थे? ठीक है, एक तो उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पे शब्द के प्यार दोस्तों 5 भेद, एक रचना, बनावट, आकृति के आधार पे शब्द के 3 भेद। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। कल और एक हम शब्द का अलग भेद यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पे शब्द के 3 भेदों में हमने रूढ़ को सीखा, योग रूढ़ को सीखा, यौगिक को सीखा, और फिर तीसरा क्या है? योग रूढ़। यहाँ तक चीजें अगर समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। प्यारे साथियों, जो जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आपका काम क्या है? अगर आपको सिलेक्शन लेना है और हिंदी के सारे क्वेश्चन सही करने में, पहला काम होता है टॉपिक वाइज थ्योरी को पढ़ना। टॉपिक वाइज थ्योरी को पढ़ना। ये आपका, इससे क्या फायदा होगा? हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा काम होता है, अगर आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। और वो भी कम से कम या तो 50% हो, 50 से 100% एक टॉपिक। इसमें क्या होगा?
इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे आपके जितने भी पूछे गए हैं अब तक, और नए लेटेस्ट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चंस की वैरायटी बचेगी नहीं। अगर आप एक क्वेश्चंस कर रहे हो, 10 कर रहे हो, कोई फायदा नहीं, वो टाइम पास है, वो केवल टीचर की टीआरपी बढ़ाएगा। ठीक है, स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होगा। एक क्वेश्चंस करने से, 10 क्वेश्चंस करने से, 15 क्वेश्चंस करने से वो केवल और केवल टीचर की टीआरपी बढ़ाता है, टीचर को प्रसिद्ध करता है, ना उसमें से परीक्षा में क्वेश्चंस आने। ठीक है, और ना प्यार दोस्तों आपको फायदा होगा। आपको किसी भी टॉपिक के मिनिमम 50 मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ताकि इसमें एक ही टॉपिक के वे सारे क्वेश्चंस आ जाए जो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनको आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कहते हो। दूसरा, हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी आ जाए, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन करोगे, 10 करोगे, 15 करोगे, तो उसमें एक टॉपिक से बनने वाली सारी क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं आ सकती, इसलिए उसका कोई फायदा होता ही नहीं है। तो ये क्या है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस 50 से 100 प्रश्नों के साथ में। इसके बाद में जब आप ये सारी चीजें करोगे, इसके बाद आपको बनाने होते हैं खुद के नोट, स्वयं के नोट्स आप तैयार करो। नोट्स तैयार करने हैं आप क्या करते हो, मैंने जो अभी यहाँ पढ़ाया उसी को लिख लिया। वो तो इमला था, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हो, मैंने लिख दिया, आपने उतार दिया। वो तो पहली से 5वीं क्लास के बच्चे का काम है, वो सीखेगा, उससे आप नहीं सीखोगे, आप केवल रट्टा मारोगे जैसे पहले रटते आए। अब जब आपने यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था, उसको इम्प्लीमेंट करके यहाँ क्वेश्चनों पे देख लिया, अब आपका खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और जो खुद का कॉन्सेप्ट है वो खुद के नोट्स हैं। उसी नोट्स से आपको बाद में रिवीजन करना है। इससे क्या करना है, इसी से आप रिवीजन करें। जब आप खुद के नोट्स बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, तो आपको आएंगे डाउट्स। ठीक है, तो ये चौथे नंबर पे समस्या समाधान। चौथे नंबर पे क्या करना है, समस्या समाधान, डाउट सेशन, समस्या समाधान। आप टीचर से लाइव क्लास लेते समय करो, या फिर टीचर के कॉन्टैक्ट नंबर पे, मोबाइल नंबर पे आप भेज दो। जैसे मेरा मोबाइल नंबर 9891550539 है। आपको कोई दिक्कत आती है, आप कॉल करो, लेकिन 3 बार कॉल लगातार कोई करेगा तो चलेगा, लेकिन 4 बार करते ही नंबर ब्लॉक होगा। आप बुरा मानो या भला मानो, क्योंकि मुझे अपने फोन से बहुत सारे काम करने, मुझे कहीं जाना है तो लोकेशन लगाता हूँ, पता चलता बच्चा कंटिन्यू फोन कर रहा है, मुझे जाना था राइट साइड, मैंने लेफ्ट कट ले ली। ठीक है, मैं ड्यूटी पे भी होता हूँ, क्लास में भी होता हूँ, तो फोन उठाने का जो मेरा समय होगा वो 2 से 5, केवल 2 से 5 में ड्यूटी पे होता हूँ, उस समय मैं फ्री रहता हूँ। 2 से 5 में मैं फोन रिसीव करूंगा, 2 से 5 में फोन रिसीव करूंगा, अदरवाइज मैं क्लास में रहता हूँ। 1 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक मेरी क्लास होती है। 2 से 5 में फ्री नहीं रहता हूँ, ड्यूटी पे रहता हूँ। यहाँ थोड़ा मौका मिल जाता है मुझे फोन उठाने का, बातचीत करने का। कोई भी बच्चा लगातार 3 कॉल ना करे, वॉइस मैसेज छोड़ दे, मैसेज को टाइप कर दे, टेक्स्ट मैसेज छोड़ दे। किसी भी क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस करते समय कोई दिक्कत है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कत रहती है, मेरी क्लास नहीं चल रही है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप मेरे नंबर पे वो मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है, सुबह से शाम तक कम से कम 22 मिनिमम बैच अब तक रहे हैं, 30-30 बैच भी होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन के और यूट्यूब के सेशन मिला के। तो इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मैं केवल आपको ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके अलावा भी मेरे पास 22 बैच हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन और यूट्यूब के सेशन के। तो जब मैं खुद क्लास में हूँ तो आपके क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे पाऊंगा उस समय। अगर बाई चांस सैटरडे संडे मेरी क्लासें नहीं होती, उस समय मैं फ्री हूँ, तो मैं तुरंत रिस्पॉन्स दूंगा सैटरडे संडे को। ठीक है, लेकिन अगर आपको तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आपको मुंह नहीं फुलाना है, क्योंकि स्टूडेंट की हेल्प के लिए नंबर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टीचर की रजिस्ट्री अपने नाम करा लेते हैं कि जब चाहे तभी फोन उठाना है, तभी रिस्पॉन्स देना है। सर तो जो है इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने वाली कोई बात नहीं है, हम बिना नाश्ता किए अभी क्लास ले रहे हैं, हमें भी इच्छा है कि हम नाश्ता ले, लगातार 2 क्लास हो गई, तीसरी में अभी जा रहा हूँ, तो इसलिए समय नहीं होता, उस चीज को समझो। बच्चे को केवल ये पता होता है कि जिस बैच में आप हो केवल आपको पढ़ाए, आपसे पहले भी मेरे बैच है, आपके बाद भी कंटिन्यू बैच है, तो बिना ब्रेक के 7 से 8 घंटे मेरी क्लासें होती है। रात को 10 से 12 सबको पता है, मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ, अभी 2-3 दिन से नहीं ले रहा हूँ। तो सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे मैं पढ़ा ही रहा होता हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन में।
लेकिन जैसे मौका मिलेगा मैं रिस्पॉन्स जरूर दूंगा, ठीक है। चाहे मुझे वॉइस मैसेज छोड़ना हो, आपको टेक्स्ट मैसेज छोड़ना हो, या फिर फोन पे आपको बात करनी हो, लेकिन वहां पे अनाप शनाप आप मैसेज नहीं करोगे। नंबर ब्लॉक करने में मुझे 3 से 4 सेकंड लगते हैं, ठीक है। उससे आप हाथ धो बैठोगे, जो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ बाद में, भर्ती के दौरान डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, या ज्वाइनिंग के दौरान आने वाली दिक्कतों में, या फिर आपका बहुत एग्जाम आप दे चुके हो लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप अपनी उन हरकतों की वजह से अपना नंबर ब्लॉक मत करवाना। मैं बहुत कम नंबर देता हूँ, वो इसलिए दिया हूँ कि आप लोग नहीं समझोगे। जो मैंने आपको कहा कि आप पेशेंस रखो, सारी वो चीज जो एक स्टूडेंट को सारे क्वेश्चन सही करने के लिए चाहिए, मैं आपको इन्हीं बैचों में प्रोवाइड कराता, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और वो है केवल 2% स्टूडेंट। बाकी बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं 98%, ठीक है। हर 100 में से 98% वास्तव में पढ़ने के लिए आते हैं। 2% बच्चे परेशान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, मुझे तो नौकरी चाहिए, मुझे तो कोर्स पूरा करना है, अब से पहले कहाँ गए थे। ऐसा नहीं है कि आप अभी अभी पैदा होके आए हो, आप में से हर किसी की एज 20 साल है, तो 20 साल बाद आपको होश आया कि मुझे एकदम सीरियस होना है, और एक ही महीने में, इसमें अप्रैल में ही सब कुछ मुझे तुर्रम खां जो है फिट करना है। तो ऐसा नहीं होता है, वो लगता है आपके ऊपर प्रेशर है उस चीज़ का, लेकिन जितना पेशेंस रखोगे उतना अच्छे तरीके से सीख भी पाओगे, कर भी पाओगे। लेकिन हमारा भी प्यारे दोस्तों रिजल्ट ही बोलता है, हम ये नहीं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर उन सब बच्चों का सिलेक्शन नहीं करा पाए तो हमारे पढ़ाने का भी कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए हमारा सारा फोकस उसी चीज़ पे रहता है कि कैसे भी बच्चे जब परीक्षा में जाए, जो हमने पढ़ाया सारा पेपर में आता है, वो हमारे लिए ईजी है, क्योंकि हमारे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन मुद्दा यहाँ ये है कि बच्चे हमारी बातों पे कितना विश्वास करते हैं, हमारी बातों को कितना मानते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने ही दिमाग में उलझ-पुलझ रहते हैं, बहुत सारी इधर-उधर से चीज़ें देखते रहते हैं। जैसे अभी आया, सर जी मेरा आप पैसा वापस कर दो, क्योंकि जिस फार्म को मैंने भरा है उसको मैं भर ही नहीं सकती। अरे जब फार्म भर ही गया है, ठीक है, तो स्वाभाविक बात आप किसी के कहने में क्यों आ रहे हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कुछ भी बोल देंगे कि आपके पास तो क्वालिफिकेशन ही नहीं, आप तो ये फार्म भर ही नहीं सकते, आपकी तो एज निकल गई है। उनको ये नहीं पता है कि सरकार 3-3 साल छूट भी दे रही है बहुत सारी भर्तियों में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस लोगों को नहीं है, आप उनसे बात करोगे, उनसे दोस्ती करोगे, और उनसे गलत इन्फॉर्मेशन लेके अपने आप पे प्रेशर लाओगे, तो वो आपकी मूर्खता ही है, आप एक अलग दिशा में जा रहे हो। लेकिन जो इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हर चीज़ के बारे में पता है, भर्ती होने से पहले से लेके भर्ती होने के बाद तक की प्रक्रिया। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है आपसे, आप केवल अपनी मेहनत पे फोकस करो, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होना तय है। लेकिन आप बार-बार डिसीजन चेंज करते रहोगे, बार-बार अपने को प्रेशर में डालोगे, और बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस कर लोगे, तो उसमें आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे। तो प्रेशर में कोई भी काम अच्छा नहीं होता, जल्दबाजी का किया गया कोई काम आज तक सफल नहीं हुआ है। इसलिए आप पेशेंस रखो, सीरियस होके पढ़ो, सीक्वेंस में पढ़ो, लॉजिकली पढ़ो। आपके लिए ही प्यारे दोस्तों हम ये बैच लेके आए हैं, ताकि हमारे मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो, और वही एक हमारा मोटिव है। और घुमा फिरा के प्यारे दोस्तों वही चीज़ें आप भी हमसे सीखना चाहते हो। केवल बातें करने से या बहुत सारे डाउट्स जब आपके बनते हैं, तो उसमें आपको 2 बार क्लास अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका अलग है, आप लोग अलग तरीके से अब तक पढ़ते आए हो, तो कई बार वहाँ से चीज़ें बनती हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में 100% परफॉर्मेंस करने के लिए, किसी सब्जेक्ट में के दम पर सिलेक्शन लेने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, वो होता है सबसे पहले टॉपिक वाइज थ्योरी को कंप्लीट करना, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना, उसके बाद अपने खुद के नोट्स बनाना, और उसके बाद है आपके डाउट्स। बच्चे क्या करते हैं, यही डाउट्स लेने लगते हैं, क्यों, जो चीज़ बता रहे हैं उस पर फोकस करेंगे नहीं, ठीक है, तो डाउट्स तो अपने आप ही बनेगा। जो जो मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, संधि का टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्या संधि में कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं है। डाउट कब तक थे, जब तक वो टॉपिक पूरा नहीं, तब तक वो ग्रुप पूरा नहीं, क्योंकि टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे टॉपिक पूरा ग्रुप पूरा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका डाउट बनेगा ही नहीं, फिर हमारे कोई औकात ही नहीं बचती। अगर हमने पढ़ाया और उसके बावजूद भी डाउट रह गया, हमने पढ़ाया पेपर नहीं आया, तो फिर हमारी क्या औकात। तो पेपर में वही आएगा जो पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको कुछ संशय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि आप कितने सही करें, क्योंकि आप तो आए हुए क्वेश्चन 10 से 12 गलत करके आते हो हर पेपर में। तो इसलिए आप ज़्यादा सीरियस होके अपने ऊपर प्रेशर मत लाओ, ठीक है। आप धीरे धीरे चलो, आपकी हाथों में रेखा बन चुकी है सरकारी नौकरी की, बस आप उससे दिशा को बार बार डाइवर्ट मत करो, एक सही रास्ते पे आप चल रहे हो। और पेशेंस रख के रोज अब पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखो, और रोज इस मनसा के साथ क्लास अटेंड करो कि मुझे जो आज टॉपिक कराया जा रहा है, मुझे उससे फ्री होना। लाइफ में मैं उस टॉपिक को
ठीक है, दोबारा से समय नहीं दूंगा। जिस बैच को मैंने एक बार परचेज कर लिया वो बैच मुझे दोबारा नहीं खरीदना है। इस मनसा के साथ अगर आप पढ़ोगे तो रोज आप नई नई चीजों से फ्री होगे, नई नई चीजों को सीखोगे और फाइनली सिलेक्शन आप हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 100% परफॉर्मेंस करके आप ले लोगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ता है, से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन भी सही होते हैं और कम समय में आप इसको तैयार भी कर पाते हो। तो इसी वजह से हिंदी का एक बड़ा रोल हो जाता है आपके एग्जाम में, क्योंकि एक तो आपके समय बचाता है, दूसरा सिलेबस वास्तव में बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक है, 50 से ज्यादा टॉपिक होते हैं। कुछ हमारे डायरेक्ट सिलेबस का हिस्सा होते हैं, कुछ हमें इनडायरेक्टली पढ़ने पड़ते हैं उन टॉपिक को समझने के लिए जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी को मैं छोटा सब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हम एक दिन में 2 टॉपिक, एक दिन में 1 टॉपिक कर सकते हैं, जबकि मैथ में, रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है, बेशक हमारा सिलेबस बहुत बड़ा हो, लेकिन रोज जब हम किसी एक टॉपिक को करते हैं, ठीक है, तो आप प्यार दोस्तों 50 टॉपिक भी है तो हमें 50 से ज्यादा दिन नहीं लगते। कुछ टॉपिक वास्तव में बड़े थे, वर्णमाला है, संधि है, वो बड़े टॉपिक थे, जबकि उपसर्ग पढ़ते आपका एक दिन में हो गया, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ आपका एक दिन में हो गया, इधर तत्सम तद्भव देशी शब्द एक दिन में हो गए थे, विदेशी और संकर शब्द कर लिया हमने। तो आने वाले समय में जो टॉपिक है, समास का बड़ा टॉपिक है, वाक्य का बड़ा टॉपिक है, इसमें अलंकार, रचना, ये बड़े टॉपिक है, इनमें क्लासें 3-3, 4-4, 5-5 जाती है। लेकिन बाकी जो टॉपिक है, जैसे वाच्य एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, काल है 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एक दिन में 1 घंटे की क्लास में हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ में ज्यादा समय देंगे तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो प्लान हमारे पास है। जब हम कोई चीज लेके आते हैं तो प्री प्लान के साथ आते हैं और टाइम से पहले उसको कंप्लीट किया। मुझे 7 साल हो गए पिछले ऑनलाइन पढ़ाते हुए, आज तक ऐसा भी कोई बैच नहीं हुआ जिसमें समय से पहले मैंने अपना कोर्स पूरा ना कराया हो। आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट मेरे सामने नहीं आया जो ये कह दे कि सर पेपर में आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन 3 आए, ऐसे आए जो आपने नहीं पढ़ाए। आप एक भी क्वेश्चन से नहीं मिलेगा, बस आप इस चीज की गारंटी आप मुझे दो कि जो मैंने पढ़ाया आप उसको सही करके आओगे। तो इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यू थोड़ा सा पेशेंस रख के चीजों को लेके आगे बढ़ोगे तो मैं भी कामयाब होऊंगा, आप भी होंगे। अच्छा लगेगा जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा, कहीं मुलाकात होगी इधर उधर, क्योंकि टकराएंगे जरूर, क्योंकि हम भी घर पे ही नहीं रहते हैं, घर से बाहर हम भी निकलते हैं। तो जहां आप नौकरी करोगे तो अचानक बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, तो कहीं से किसी सेमिनार में मिल रहे हैं, कहीं नौकरी के दौरान ट्रेनिंग चल रही है वहां मिल रहे हैं, कहीं हम कहीं रेलवे में जा रहे हैं वहां मिल रहे हैं, रेलवे प्लेटफार्म पे, कहीं बाजार में मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। दोबारा से फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे एक और शब्द का भेद लेंगे।